नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस एक ही वीडियो के अंदर आप पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ लेंगे। ये हमारी गारंटी है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको किसी किताब में नहीं मिल पाएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ मराठा साम्राज्य के बारे में, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसके बाद आप जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको सॉल्व करके देखिए, तुरंत उसका जवाब आप दे देंगे। जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर मराठा साम्राज्य से या मध्यकालीन भारत के इतिहास से ये टॉपिक जो मराठा साम्राज्य है इससे प्रश्न बनते तो यहीं से बनेंगे बच्चों। और मैं बहुत सरल तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मज़ा आ जाएगा, एक बार पूरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैप की सहायता से मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, मराठा साम्राज्य में आप पढ़ने क्या वाले हैं। बेसिक सी आपको जानकारी तो होगी। शुरुआत हम करेंगे छत्रपति शिवाजी से। छत्रपति शिवाजी ये माने जाते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक। तो इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी छत्रपति। तो इनके जो वंशज है ना, वो सब कहलाए छत्रपति। हालांकि इनकी जो कास्ट है, जो टाइटल है, वो भोसले था, शिवाजी भोसले। लेकिन इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी छत्रपति। तो इनके बाद जो इनकी संतानें हुई हैं, जो इनके उत्तराधिकारी हुए हैं, वो सभी पूरी फैमिली छत्रपति कहलाई है। अब पेशवाओं के बारे में भी पढ़ना है आपको। पेशवा कौन थे? जब छत्रपति शिवाजी का टाइम पीरियड चल रहा था ना, तो इन्होंने अपने दरबार में कई सारे अधिकारी रखे थे। मुख्य तौर पर 8 ऐसी पोस्ट थी जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी थे। उनमें से एक पेशवा भी हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हैं, दरबार के जो वजीर हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो पेशवा हुआ करते थे। तो कहने का भाव ये है कि जो पेशवा हैं, ये छत्रपति के अधीन हुआ करते थे शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छत्रपति शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकारी इनके आए, तो समय का पहिया ऐसे घूमा बच्चों कि छत्रपति कमजोर होते चले गए और पेशवा इनका महत्व बढ़ता चला गया। और एक टाइम पीरियड ऐसा आया 1749 1750 के आसपास कि उसके बाद छत्रपति बिल्कुल शून्य हो गए। और उसके बाद बड़े जो हो गए शासक, अब सरकार बन गई पेशवाओं की। अब ये साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया। तो 1750 के बाद मराठा साम्राज्य का मतलब पेशवा। समझ रहे क्या? मैं आपको पहले ओवरव्यू बताता हूँ कि कौन कौन शासक बना। देखिए, छत्रपति शिवाजी 1640 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। तो ये मैप जो आप देख रहे हैं ना, मैप मैं जूम करूं थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, ये पूरा मैप, ये मराठा साम्राज्य के द्वारा फैलाया गया मैक्सिमम साम्राज्य है कि ये चरम सीमा पर पहुंचा था। 1758 के आसपास जब पेशवाओं का राज हुआ करता था, तो ये चरम सीमा पर पहुंचा था। लेकिन ये बहुत दिनों तक इतना था नहीं, थोड़ी कुछ वर्षों के बाद ये संकुचित हो गया। ठीक है, इतना एकत्रित नहीं कर पाए जैसे मुगलों ने किया था, वैसा नहीं कर पाए ये। उसके बाद देखिए बच्चों, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है। तो अभी पेशवा इनके अधीन काम करने वाले अधिकारी, इनका कोई वर्चस्व नहीं है। तो शिवाजी के बाद इनके बेटे शंभाजी 1680 से 1689 तक रहते हैं। इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसके बाद इनके जो भाई हैं राजा राम, वो गद्दी पर बैठते हैं। वैसे तो बैठना चाहिए था शंभाजी के बाद इनके पुत्र शाहू जी को, लेकिन शाहू जी को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं राजा राम बैठते हैं 1689 से 1700 ईस्वी में। और मुगलों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद शिवाजी सेकंड जो हैं, ये शिवाजी सेकंड, इनके पुत्र बहुत छोटी आयु के थे। इसलिए राजा राम की जो विधवा थी ताराबाई, वो अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को लेकर गद्दी पर बैठती है। 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक बहुत अच्छे से रूल किया। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह मुगल शासक बनता है, तो वो शाहू जी को छोड़ देता है।
शाहू जी आते हैं ताराबाई के पास, तो अपना साम्राज्य वापस मांगते हैं। ताराबाई ने मना कर दिया। तो उसके बाद शाहू जी को अपना साम्राज्य मिला, पता किसकी सहायता से? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। बालाजी विश्वनाथ की सहायता से शाहू जी गद्दी पर बैठ जाते हैं। 1708 से 1749 तक रहते हैं। और उसी बीच बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने अपना पेशवा मान लिया, पेशवा बना लिया। अब यहीं से गाड़ी शुरू होती है पेशवाओं की, यहीं से विकास शुरू होता है पेशवाओं का। क्योंकि अब देखिए, जो पेशवा है बालाजी जी विश्वनाथ, इनकी ही कृपा से शाहू जी गद्दी पर बैठे हैं। तो अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया, पेशवा और छत्रपति में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। तो जैसे ये शासक थे, तो ये भी एक तरीके से दरबार में शासक की तरह व्यवहार करते थे। लोग भी इनको मानते थे कि हाँ भैया, इनकी सहायता से शाहू जी गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन जैसे आज कंडीशन है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ना, वही कंडीशन है। शाहू जी राष्ट्रपति थे और बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री। लेकिन शक्तियों को मेन एंजॉय कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। ठीक है, बस नाम के हैं राष्ट्रपति के सबसे सर्वोच्च हैं संवैधानिक रूप से, लेकिन मुख्य तौर पर शक्तियों को एंजॉय जो कर रहे हैं, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो 1720 के बाद बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव प्रथम, ये वही बाजीराव प्रथम है जो फिल्म आपने देखी थी बाजीराव मस्तानी वाली, ये वही बाजीराव है। तो बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, 1740 तक रहते हैं। इनके टाइम पीरियड पर तो ये पेशवा और मजबूत हो गए थे, शाहू जी नाम के रह गए थे। और 1740 में इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठते हैं 1740 में। अभी भी शाहू जी जिंदा ही हैं। लेकिन 1749 में जब शाहू जी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद पूरा निर्णय हो जाता है कि 1750 में भैया कि राजा राम सेकंड ये नाम मात्र के छत्रपति रहेंगे और सारी पावर अब बालाजी बाजीराव के पास है और यही सर्वोच्च है। अब यही सर्वोच्च है, अब ये सर्वोच्च है। ठीक है, अब मराठा साम्राज्य का मतलब बालाजी बाजीराव पेशवा ही है। अब बालाजी बाजीराव जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है 1761 ईस्वी में। तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था ना 1761 में, मराठा और अफगानों के बीच में, उनमें इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके साथ साथ इनके बेटे विश्वास राव की भी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा माधवराव प्रथम गद्दी पर बैठता है 1761 से 1772 तक। तो इसके बाद 1772 के बाद नारायण राव सेकंड ये गद्दी पर बैठते हैं। तो नारायण राव सेकंड के बाद जो है 1772 से 1773 के बाद रघुनाथ राव ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो रघुनाथ राव 1774 तक रहते हैं। रघुनाथ राव के बाद आपको पढ़ना है कि माधव नारायण सेकंड ये थे नारायण राव सेकंड के बेटे, ये गद्दी पर बैठते हैं। और इसके बाद बाजीराव सेकंड गद्दी पर बैठते हैं, रघुनाथ राव के बेटे, 1796 से 1818 ईस्वी तक। इनके टाइम पीरियड पर 1818 में अंग्रेजों ने इनसे साम्राज्य छीन लिया। तो अब पेशवाशिप भी समाप्त कर दी गई। तो अब मराठा साम्राज्य का अंत हो गया इस तरीके से। जब अंग्रेज आ गए तो वो हावी हो गए। तो ये आपको पूरा ओवरऑल पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं छत्रपति शिवाजी से। छत्रपति शिवाजी 1640 से 1680 तक गद्दी पर रहते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं बच्चों छत्रपति शिवाजी, मराठा साम्राज्य के संस्थापक। पहला प्रश्न तो यही बन गया। मैं चाह रहा हूं कि वीडियो देखते ही सब कुछ आपको याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद जन्म पूछा जाता है 19 फरवरी, ये डेट याद नहीं रखनी है, ये वर्ष याद रख लीजिए। 1630 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ ये भी महत्वपूर्ण है। शिवनेर का किला था, शिवनेर दुर्ग, यहाँ हुआ था। ये महाराष्ट्र में पुणे के पास पड़ता है ये शिवनेर दुर्ग, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोसले, मैंने बताया ना भोसले फैमिली से थे। मराठाओं में भोसले आपने सुना होगा, सिंधिया सुना होगा, गायकवाड़ सुना होगा। ठीक है, ये पेशवा सुना है आपने, लेकिन आपको भोसले और पेशवाओं के बारे में ही पढ़ना है। और माता का नाम जीजाबाई था बच्चों।
माता का नाम जीजाबाई था। और इसके बाद इनकी शादी हुई थी 1640 ईस्वी में। 1640 ईस्वी में इनकी शादी हो गई थी साई बाई निम्बालकर के साथ। साई बाई निम्बालकर के साथ इनकी शादी हो गई थी। इनके गुरु, दो गुरुओं का नाम याद रखना है, दादाजी कोंडदेव और रामदास। दादाजी कोंडदेव राजनीतिक गुरु थे और रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु मतलब अस्त्र शस्त्र कैसे यूज करना है, जैसे और साम्राज्य को कैसे चलाना है, क्या सोच होनी चाहिए, तो ये गुरु थे दादाजी कोंडदेव। और धार्मिक टाइप के जो गुरु थे वो रामदास थे, आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, धर्म से संबंधित। इसके अलावा जब ये 16 वर्ष की आयु के थे, छत्रपति शिवाजी सब 16 वर्ष की आयु के थे, बीजापुर देख रहे हैं मैप में, ये बीजापुर मैप में, यहाँ की रियासत में एक किला था, तोरण का किला। तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था ये किला। उस समय इसको जीतना बहुत मुश्किल था और ये 16 वर्ष के बालक ने ऐसा कर दिखाया। तो इतिहास में पढ़ना तो बनता ही है भैया। इतिहास में अपना नाम करना, अपना नाम लिखवाना बहुत बड़ी बात है। तो सोच के देखिए कि मतलब कितनी बड़ी शख्सियत होगी कि हमें पढ़ना पड़ रहा है ये। तो तोरण के किले पर अधिकार कर लिया जब ये 16 वर्ष की आयु के थे। उसके बाद 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के अपनी राजधानी, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ये रायगढ़ याद रखिए, छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ नहीं है। ये रायगढ़ महाराष्ट्र में ही पड़ता है, पुणे के पास ही पड़ता है रायगढ़। ठीक है, तो रायगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाया। तो रायगढ़ याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ नहीं है, महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद देखिए अंग्रेजों, औरंगजेब। औरंगजेब को इतना परेशान किया छत्रपति शिवाजी ने, इतना परेशान किया कि बहुत परेशान हो गया था औरंगजेब। औरंगजेब अपने जीवन काल में केवल एक ही राजा से बहुत परेशान हुआ, वो थे छत्रपति शिवाजी। 1660 ईस्वी की बात है बच्चों। छत्रपति शिवाजी ने ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है यहाँ को संभालने के लिए अपना सूबेदार नियुक्त किया था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां खुशी खुशी अपना परिवार लेके आ गया यहाँ पे, साम्राज्य को संभालने लग गया औरंगजेब के अधीन रहते हुए। लेकिन उसको क्या पता था कि 3 वर्ष के बाद 1663 ईस्वी में उसके ऊपर कहर बरपने वाला है। 1663 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने उस पर हमला कर दिया, उसका अंगूठा काट दिया। ये देख लीजिए, हमला कर दिया, अंगूठा काट दिया। और इसके अलावा उसके बेटे की हत्या भी कर दी। और तो और ऐसा करने के बाद इतनी भयंकर लूटपाट की, और मैं बता दूं सूरत वाले इलाके में बच्चों इतनी भयंकर लूटपाट की सूरत वाले इलाके में छत्रपति शिवाजी ने, ये बात डायरेक्ट मुगल शासक औरंगजेब के पास गई तो वो थर्रा गया, कांप गया, परेशान हो गया। उसने तुरंत एक बहुत ही बहादुर राजा थे जयसिंह, जयसिंह को उन्होंने भेज दिया दक्षिण में। तो जयसिंह ने पुरंदर का किला है, पुरंदर का किला महाराष्ट्र में ही पड़ता है पुरंदर का किला। तो पुरंदर के किले में छत्रपति शिवाजी को घेर लिया और दोनों के बीच में संधि हो गई। छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के बीच में संधि हुई 1665 ईस्वी में। और संधि के तहत छत्रपति शिवाजी का नुकसान बहुत हुआ। उस समय छत्रपति शिवाजी के पास टोटल 35 किले हुआ करते थे, 35 दुर्ग थे। उनमें से 23 जो किले थे ना वो देने पड़े जयसिंह को, अर्थात कह सकते हैं औरंगजेब को देने पड़े। और तो और जो अपने बेटे संभाजी, इनके बेटे संभाजी हैं, इनको भी मुगल दरबार में मुगलों की सेवा के लिए भेजना पड़ा। ठीक है, ये पुरंदर का किला है, यहीं पर संधि हुई थी। और ये देख लीजिए पुरंदर की संधि ये हुई है, ये जयसिंह है और ये छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा किसके किसके बीच में हुई। आगे बढ़ने से पहले बच्चों बता दूं, क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं श्री एजुकेशन ऐप पर। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर तो अवेलेबल हैं, उनको पढ़ने के बाद रिवीजन कर लेंगे 4-5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन लगेगा अगर लगातार करेंगे।
3-4 दिन में एक सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। 4-5 बार रिवीजन करेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, मैंने खुद बनाए हैं और सिंपल भाषा में बनाए गए हैं। पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, 4-5 बार रिवीजन कर लेंगे कहानी नुमा, तो एग्ज़ाम में जाइए फटाफट, कॉन्फिडेंस आएगा, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। या तो एक तरीका ये होता है कि पढ़ के आप नोट्स बनाओ, वो तो अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग बहुत लगता है। जब तक आप 3 से 4 चैप्टर लिखेंगे तब तक इसको 4-5 बार आप रिवीजन कर लेंगे, तो कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फ्री टेस्ट अवेलेबल है अपने एग्ज़ाम को अच्छा करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर ये देख लीजिए, 3 लाइनें हैं, इस पर क्लिक करेंगे ऐसा खुल जाएगा। फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि कंपटीशन कैसा आता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन कैसा होगा वो आपको पता लगेगा। क्योंकि अगर टॉप करेंगे तो टॉप 3 में अगर नाम आपका आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, भैया इस बच्चे ने टॉप किया। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा जो क्लास नोट्स और जो हमारे कोर्स हैं उनमें अभी 25% का डिस्काउंट चल रहा है, तो कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं श्री25, SHRI25, ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पुरंदर की संधि हो गई, आपने पढ़ लिया। 35 में से 23 किले दे दिए, आपने पढ़ लिया। अपने बेटे संभाजी को मुगलों की यहाँ भेज दिया, आपने देख लिया। उसके बाद जयसिंह ने यह भी प्रस्ताव रखा कि आपको आगरा में जाना है और औरंगजेब से मुलाकात करनी है। औरंगजेब आपसे मिलना चाहता है, आपकी बहादुरी से वो प्रसन्न है, आपसे वो मिलना चाहता है। पूरा आश्वासन दिलाया जयसिंह ने कि भैया आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाएगा, राजा जैसा व्यवहार किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए। तो जयसिंह के विश्वास पर जब छत्रपति शिवाजी आगरा के किले में औरंगजेब से मुलाकात करने गए, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इवन उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये आगरा के किले में गए हैं, ये मैप में देखिए आगरा के किले में। हालांकि कुछ दिनों के बाद जो छत्रपति शिवाजी वो जेल तोड़कर अपने बेटे को लेकर, संभाजी को लेकर निकल गए वहाँ से। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी भयंकर लूटपाट की, फिर औरंगजेब को परेशान करना शुरू कर दिया। तो 1666 में ये शिवाजी आगरा के किले में गए थे। उसके बाद 1674 ईस्वी में बच्चों, 5 जून 1674 ईस्वी में इतना सब कुछ कांड हो गया, उसके बाद इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। इतनी पूरी ताकत से सबको परिचय करवा दिया, मुगलों तक खबर चली गई भैया एक हिंदू शासक है, बहुत महान हिंदू शासक है। सबको अपना परचम दिखला दिया, सबको अपनी ताकत दिखला दी। उसके बाद राज्याभिषेक करवाया, और वो भी नॉर्मल राज्याभिषेक नहीं, बहुत तगड़े तरीके से राज्याभिषेक करवाया। स्पेशली ये काशी देख रहे हैं, बनारस, बनारस से एक बहुत बड़े पंडित विद्वान को बुलाया गया, गंगा भट्ट जिसका नाम है, ये देख रहे हैं श्री गंगा भट्ट, इनको बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? यहाँ से महाराष्ट्र बुलाया गया, पुणे के पास जो रायगढ़ है वहाँ बुलाया गया, और वहाँ पर अपना राज्याभिषेक करवाया छत्रपति शिवाजी ने 1674 ईस्वी में। लेकिन आपको मालूम है इसके 6 वर्ष के बाद 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय ये मात्र 50 वर्ष की आयु के थे छत्रपति शिवाजी। तो 2 कर लगाए थे, 2 टैक्स लगाए थे अपने आसपास वाले इलाकों से, अपने पड़ोसी जो राज्य इनके थे उनसे ये 2 प्रकार के टैक्स लेते थे। एक चौथ लेते थे, चौथ का मतलब होता है कि चौथा हिस्सा, ठीक है। और सरदेशमुखी, सरदेशमुखी का मतलब होता है 1/10वां हिस्सा। ये महाराष्ट्र के लोग लेते थे, महाराष्ट्र के लोगों से ये लेते थे, ठीक है। तो ये तो कम था, जो अधिक लेते थे वो अपने आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे, राजा थे, उनसे 1/4 हिस्सा लेते थे, प्रोटेक्शन मनी एक तरीके से, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये चौथ और सरदेशमुखी ये टैक्स इन्होंने लगाया था। इसके अलावा इनके दरबार में 8 बहुत बड़े अधिकारी थे, अष्टप्रधान जिसे कहा जाता है। इनका जो मंत्रिमंडल था अष्टप्रधान। पहला पेशवा, तो पेशवा देख रहे हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री होते थे, वजीर होते थे, ये इनके अधीन ही थे। लेकिन आगे चलकर
पेशवा ही सब कुछ बन जाते हैं। एक पोस्ट थी सर ए नौबत, ये पोस्ट का नाम है, ये उनका मतलब है। सर ए नौबत का मतलब सेनापति होता था। तीसरा अमात्य, अमात्य मतलब राज्य मंत्री था। चौथा वाक्यनवीस मतलब सूचना मंत्री या गुप्तचर विभाग को जो देखता था। चिटनीस, चिट्ठी डाक विभाग का जो कार्यालय संभालता था। सुमंत मतलब विदेश मंत्री। पंडित राव जो धार्मिक मंत्री हुआ करते थे। न्यायाधीश जो न्यायालय से संबंधित व्यक्ति थे। तो ये 8 प्रकार की पोस्ट थी, 8 प्रकार के मंत्रिमंडल थे छत्रपति शिवाजी के टाइम पीरियड पर। ठीक, तो इतनी बातें आपको छत्रपति शिवाजी के बारे में याद रखनी है बच्चों। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं संभाजी। संभाजी छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। शिवाजी के एक और पुत्र थे राजा राम। तो गद्दी पर बैठ जाते हैं बच्चों संभाजी 1680 ईस्वी में। संभाजी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि एक बहुत बड़े कवि हुए हैं कलश। कवि कलश को इन्होंने अपना सलाहकार बनाया था। ये उज्जैन के रहने वाले थे कवि कलश, और हिंदी और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े कवि थे। इनको अपना सलाहकार बनाया था संभाजी ने। और 1689 ईस्वी में 1689 में संभाजी को और इनके जो सलाहकार थे कवि कलश, इनको मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया। संभाजी को की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा इनका बेटे शाहू जी को भी कैद कर लिया गया था। शाहू जी को कैद करके जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो मुगलों के द्वारा संभाजी के पुत्र शाहू जी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, शाहू जी को गिरफ्तार कर लिया, संभाजी की मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? क्योंकि इनका जो उत्तराधिकारी था, इनका पुत्र, वो तो जेल में है, तो इसलिए इनका भाई राजा राम गद्दी पर बैठता है। राजा राम गद्दी पर बैठता है। ठीक है, हालांकि शाहू जी 1707 ईस्वी में छूट कर आएंगे। 1707 ईस्वी में छूट कर आएंगे जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बहादुर शाह था उसने छोड़ दिया था। लेकिन 1707 में आएंगे, तब तक देख रहे हैं क्या, राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक राज करेंगे। 1700 से 1707 इनका पुत्र शिवाजी सेकंड वो गद्दी पर बैठा होगा। हालांकि बहुत छोटी उम्र का था, इसलिए इसकी माता जो थी ताराबाई, वो इसके नाम पर इसकी संरक्षक बनकर गद्दी पर बैठी हुई थी। तो उनसे अपना प्रशासन, अपना साम्राज्य मांगते हैं शाहू जी। इतनी आसानी से नहीं मिलता, खेड़ा का युद्ध लड़ना पड़ता है। हालांकि आगे की बात है, अभी फिलहाल ये समझिए कि 1689 ईस्वी में ये जेल में है और गद्दी पर बैठ गए हैं राजा राम। गद्दी पर कौन बैठ गए हैं? राजा राम। 1689 से 1700 ईस्वी तक इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया और सतारा को अपनी राजधानी बना लिया। ये देख लीजिए, ये मैप में मैं जूम कर रहा हूँ, ये सतारा है, ये सतारा है। ठीक है, इससे पहले आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया हुआ था। महाराष्ट्र में ही पड़ता है, छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ नहीं। और राजा राम की 2 पत्नियां थी राजसबाई। राजसबाई से संभाजी का जन्म होता है, संभाजी सेकंड का। और एक और पत्नी थी ताराबाई, बहुत महत्वपूर्ण पत्नी थी, इससे जन्म होता है शिवाजी सेकंड का। तो राजा राम भी मुगलों से युद्ध करते हुए इनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका जो बेटा शिवाजी सेकंड था बहुत छोटी आयु का था। तो इसकी के कारण ताराबाई अपने बेटे की संरक्षक के रूप में गद्दी पर बैठती है। तो शिवाजी सेकंड 1700 से 1707 गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि इनके नाम से रूल किया जाता है, मुख्य जो प्रशासन है वो ताराबाई के ही हाथों होता है। ताराबाई के ही हाथों में सब कुछ है, क्योंकि ये 4 वर्ष की आयु के हैं। शिवाजी सेकंड मात्र 4 वर्ष की आयु के हैं। तो 1700 से 1707 तक कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से प्रशासन चलता रहा। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब शाहू जी जेल से छूट जाते हैं, अब आते हैं ताराबाई से कहते हैं कि माता श्री, चाची लगती है इनकी, चाची जी मुझे मेरा साम्राज्य दे दीजिए, क्योंकि असली हकदार तो मैं हूँ ना, मेरे पिताजी से ही साम्राज्य आप लोगों ने लिया हुआ है, तो असली हकदार तो मैं हूँ। ताराबाई मानती नहीं है, ताराबाई मानती नहीं है। तो शाहू जी मदद लेते हैं बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ हैं, इनकी मदद से शाहू जी को गद्दी मिलती है। अब सोचिए
जिसकी मदद से शाहू जी को गलती मिलती है उसको ये पेशवा बना देते हैं। तो उसके बाद से ही पेशवा पद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और छत्रपति कमजोर होते चले गए। ठीक है, कमजोर होते चले गए। खैर, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ की सहायता लेकर शाहू जी ने एक युद्ध लड़ा अपनी चाची ताराबाई के खिलाफ। खेड़ा का युद्ध इसको कहा जाता है, खेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से शाहू जी ने ताराबाई को हरा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गए, खुद गद्दी पर बैठ गए। और 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा बना दी, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। किसने? छत्रपति शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा बना दिया। अब जब पेशवा बना दिया तो जो बालाजी विश्वनाथ के मन में यही था कि मैंने ही बनाया है इनको, और लोगों के भी मन में यही था कि शाहू जी को गद्दी पर बैठाने वाले यही हैं। तो जितना सम्मान शाहू जी का करते थे उतना ही सम्मान जनता बालाजी विश्वनाथ का भी करती थी। और शाहू जी के कोई पुत्र था ही नहीं, शाहू जी के कोई पुत्र था नहीं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में होती है और 1720 के बाद इनका जो बेटा है बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव प्रथम, जिसे फिल्म आपने देखी बाजीराव मस्तानी, वो बाजीराव, ये देखिए बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव प्रथम, ये गद्दी पर बैठता है 1720 से 1740, मतलब ये पेशवा रहता है। तो ये 1708 से 1749, हालांकि छत्रपति यही हैं लेकिन नाम मात्र के हैं। सारी शक्तियों को यूज कौन कर रहा है, पावर का इस्तेमाल कौन कर रहा है, वो पेशवा कर रहे हैं। बाजीराव प्रथम की भी मृत्यु 1740 में हो जाती है, तब तक ये जिंदा ही रहते हैं। उसके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं, 1740 से 1761 तक रहते हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड पर शाहू जी की मृत्यु हो जाती है, इन्हीं के टाइम पीरियड पर शाहू जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद कोई भी इनका पुत्र नहीं था। तो इसके बाद जो सर्वोसर्वा हो गए बालाजी बाजीराव हो गए, जो पेशवा थे अब मराठा साम्राज्य के अधिकारी हो गए। मराठा साम्राज्य का मतलब ये पेशवा ही हैं। हालांकि इसके बाद 1750 में राजा राम सेकंड, शिवाजी के सेकंड के जो पुत्र थे, ये नाम मात्र के लिए छत्रपति रहते हैं। नाम मात्र के लिए एक महल दे दिया, मीठी गोली दे दी, भैया आप रहिए, लेकिन पूरा साम्राज्य किसके हाथ में आ गया? पेशवाओं के हाथ में आ गया। तो शाहू जी के बारे में जो बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, वो नोट कर लीजिएगा। शाहू जी की मृत्यु 1749 में होती है, उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक। और 1750 ईस्वी में संगोला की संधि होती है, राजा राम सेकंड, ये राजा राम सेकंड और बालाजी बाजीराव के बीच में होती है, जिससे इनको छत्रपति टाइटल तो मिल जाता है लेकिन नाम मात्र के ही रहते हैं। सारी शक्ति है बालाजी बाजीराव के पास, पेशवाओं के पास। ठीक है, तो इसके बाद हम अब पेशवाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब छत्रपति के बारे में बस इतना ही पढ़ना था आपको। अब पेशवाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब पेशवाओं से शुरुआत करते हैं। ठीक, शुरुआत होती है बालाजी विश्वनाथ से। बालाजी विश्वनाथ आपको पता है कौन है? इन्होंने शाहू जी की हेल्प की थी, इसलिए इनको 1713 में पेशवा बना दिया गया। तो अब देखेंगे किस प्रकार से पेशवाओं का विकास हुआ और अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद फिर से वो डिक्लाइन होते हैं, क्योंकि अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज उनसे साम्राज्य छीन लेते हैं। पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जिन्हें आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। तो तीसरे आंग्ल मराठा के युद्ध के बाद पूरी मराठा साम्राज्य समाप्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेशवा साम्राज्य। अब पेशवा साम्राज्य में शुरुआत होती है बालाजी विश्वनाथ। दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको पहले भी बताया शाहू जी के बारे में। शाहू जी किसकी कृपा से, किसकी सहायता से गद्दी पर बैठे थे? तो बालाजी विश्वनाथ की सहायता से गद्दी पर बैठे थे। अब बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने पेशवा बना दिया और पेशवा अब बहुत मजबूत होना शुरू हो गए। और शाहू जी की जब 1749 से मृत्यु होती है तो उस समय कौन था पेशवा? बालाजी बाजीराव। इनकी मृत्यु होते ही, शाहू जी की मृत्यु होते ही सारी पावर बच्चों मराठा साम्राज्य की पेशवाओं में आ जाती है। ठीक है, पेशवा ही सर्वसर्वा होते हैं।
तो फिलहाल हम शुरुआत करेंगे बालाजी विश्वनाथ से। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1712 तक पेशवा रहते हैं। आपको पता है ये कि बालाजी विश्वनाथ ने शाहू जी की हेल्प की थी, खेड़ा के युद्ध में शाहू जी की हेल्प की थी, तब उसके बाद शाहू जी को गद्दी मिली थी। ठीक। और 1713 ईस्वी में इसी कारण से खुश होकर शाहू जी ने पेशवा बना दिया था बालाजी विश्वनाथ को। लेकिन 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा पेशवा बनता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम बच्चों वही हैं जो मस्तानी वाले, बाजीराव मस्तानी वाला जो मूवी देखी आपने, जो रणवीर सिंह ने जो रोल किया है, ये बाजीराव प्रथम का रोल किया है। 1720 से 1740 तक ये पेशवा बने रहते हैं। इनके टाइम पीरियड पर पूछा जाता है परीक्षा में, इनके टाइम पीरियड पर छत्रपति कौन था? तो शाहू जी थे। देख लीजिए शाहू जी। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला वो पहला पेशवा कौन है बच्चों? बाजीराव प्रथम है। दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, मुगलों के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ, ये दिल्ली है। दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था इन्होंने। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। ये जूम करने वाला, ठीक है। और बाजीराव ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के मैदान में हैदराबाद के निजाम को हराया था। ये पालखेड़ा का मैदान कहाँ पे है? ये पालखेड़ा जगह महाराष्ट्र के नासिक में ही है। 1728 ईस्वी में बाजीराव ने किसको हराया था? हैदराबाद के निजाम को हराया था। हैदराबाद के निजाम को हराया था। ये हैदराबाद के यहाँ निजाम थे ना, इनको हराया था। ठीक। और बाजीराव जो है वो मस्तानी के साथ अपने संबंध के लिए इतिहास में बहुत फेमस हैं। और आपको पता है, ये देख लीजिए मस्तानी, ये किसकी बेटी थी? बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थी बच्चों। ये मस्तानी जो थी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी थी। इसके अलावा 1739 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सालसीट और बेसीन इस पर अधिकार कर लिया था। ये पुर्तगालियों से छीन लिया था बाजीराव ने। मैप में आपको दिखाऊं तो अच्छे समझ में आएगा। सालसीट तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र के पास जो द्वीप है जिस पर मुंबई बसा हुआ है, वो सालसीट द्वीप पर ही तो बसा हुआ है। सालसीट और गुजरात के पास बेसीन, ये जो क्षेत्र है ये बाजीराव प्रथम ने छीन लिए। किससे छीन लिए? ये पुर्तगालियों से छीन लिए बच्चों। ठीक है, पुर्तगालियों से छीन लिए। उसके बाद ये आपको फैक्ट याद रखना है कि बाजीराव प्रथम की ये सोच थी कि एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाए। वो ये प्रोत्साहित करते थे जितने भी भारत के हिंदू शासक है वो मिल जाएं और एक मजबूत हिंदू पातशाही का निर्माण करें, मतलब हिंदू साम्राज्य का निर्माण करें, ये इनकी सोच थी। और इसके अलावा बाजीराव की बारी अब आती है 1740 से 1761 तक गद्दी पर रहते हैं। ये बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद जो अगले पेशवा बनते हैं बाजीराव, इनके टाइम पीरियड पर तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे पेशवा, एकदम सबसे ज़्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड पर शाहू जी की मृत्यु हो जाती है 1749 में। इनकी मृत्यु के बाद इनका कोई उत्तराधिकारी होता नहीं है। अब बाजीराव ही मराठा साम्राज्य के शासक हैं, समझ लीजिए, सर्वसर्वा अब यही हैं। ठीक है, 1749 में मृत्यु होती है शाहू जी की। उसके बाद राजा राम सेकंड, जो ताराबाई का पोता था अर्थात शिवाजी सेकंड का पुत्र था, ये आता है, बोलता है भैया मैं ही वारिस हूँ, मुझे छत्रपति बनाया जाए। तो फिर राजा राम द्वितीय और बाजीराव के बीच में संधि होती है। इस संधि को कहते हैं संगोला की संधि। इस संधि में होता है कि भैया राजा राम जी, आपको हम छत्रपति स्वीकार कर लेते हैं। वो नाम मात्र के ही छत्रपति थे, एक महल दे दिया, उसमें रह दिया, सारी व्यवस्था कर दी, ऐशो आराम की जीवन जीने लग गए। लेकिन पूरी पावर, पूरी मराठा साम्राज्य की पावर किसके अधीन है? बाजीराव के अधीन। ठीक है, बाजीराव के अधीन।
और पानीपत का तीसरा युद्ध बच्चों याद रखिएगा, पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध बालाजी बाजीराव और अफगानियों के बीच में होता है 1761 ईस्वी में। इस युद्ध में बालाजी बाजीराव और इनके पुत्र विश्वास राव की मृत्यु हो जाती है। और इसमें अफगानियों की जो तरफ से शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ये दुर्रानी वंश का संस्थापक था। अहमद शाह अब्दाली ये अफगानियों की तरफ से शासक था। इसने जब युद्ध लड़ा पानीपत में बालाजी बाजीराव के साथ, तो इसमें बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और साथ में विश्वास राव की भी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से बालाजी बाजीराव का दूसरा पुत्र माधवराव प्रथम ये गद्दी पर बैठता है। 1761 से लेकर 1772 तक गद्दी पर ये बैठता है, 1761 से 1772 तक। माधवराव के टाइम पीरियड पर तो मुगलों की कंडीशन महा बेकार थी बच्चों, इतनी दुर्बल हो चुके थे कि माधवराव प्रथम ने उसको फिर से याद दिलाया, भैया आप मुगल शासक हो, इसको गद्दी पर बैठाया, दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और लोगों को बोला ये आपके राजा हैं। तो इस समय तक जो मुगल थे वो मराठाओं से पेंशन लेने लग गए थे, एक तरीके से मराठाओं के अधीन हो गए थे, ठीक है। और 1772 ईस्वी में टीबी रोग, जिसे क्षय रोग कहते हैं, टीबी रोग के कारण माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद सपने देखने लग जाता है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव सोचता है कि मैं शासक बनूंगा, अब तो मृत्यु हो गई है, लेकिन शासक बन जाते हैं माधवराव प्रथम के भाई नारायण राव सेकंड। ये अच्छा नहीं लगता रघुनाथ राव। रघुनाथ राव षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं, रघुनाथ राव और इनकी वाइफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं कि अपने भतीजे को किस प्रकार से हटाया जाए रास्ते से और खुद राजा बना जाए। तो नारायण राव द्वितीय की हत्या कर देते हैं रघुनाथ राव। रघुनाथ राव और इनकी वाइफ नारायण राव सेकंड की हत्या कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद रघुनाथ राव गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन उसका ये सपना अधिक दिनों तक नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि जो नारायण राव सेकंड के पुत्र थे, नाबालिग पुत्र थे माधव नारायण राव सेकंड, इनको गद्दी पर बाद में बैठा दिया जाता है। किसके द्वारा? नाना फडणवीस, नाम में याद रख लीजिए, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस बालाजी बाजीराव की फैमिली, इनके जो पर्सनल फैमिली के एकदम वफादार थे, तो इन्होंने रघुनाथ राव से साम्राज्य छीनकर माधव नारायण राव सेकंड को दे दिया। उसके बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों के शरण में चले जाते हैं, तो उसी के बाद से तो आंग्ल और मराठाओं का संघर्ष शुरू हो गया इसी के बाद, ठीक है। और जो पेशवा थे ये माधव नारायण राव ने बहुत छोटी आयु के थे, इसीलिए इनकी देखरेख के लिए 12 लोगों की एक सदस्य, 12 लोगों के एक परिषद का गठन किया गया, जिन्हें 12 भाई सभा कहा गया है। इन 12 लोगों में 2 सबसे महत्वपूर्ण, नाना फडणवीस का नाम तो आपको बता ही दिया, और दूसरे हैं महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये 2 लोग सबसे महत्वपूर्ण थे, जो माधव नारायण राव के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, क्योंकि माधव नारायण राव सेकंड बहुत छोटी आयु के थे। 1774 से 1796 तक इन्होंने रूल किया। इन्हीं के टाइम पीरियड पर पहला आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है। 1775 से 1882 के बीच में ये युद्ध चलता है, तो अंत में सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है, ठीक। अब माधव नारायण राव सेकंड के बाद शासक जो बनते हैं वो रघुनाथ राव के जो बेटे हैं बाजीराव सेकंड, ये शासक बनते हैं। लेकिन ये अंग्रेजों की हेल्प से शासक बना था, तो इसके पूरे साम्राज्य में अंग्रेजों का ही हस्तक्षेप रहा। तो बाजीराव सेकंड के ही टाइम पीरियड पर दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक। बाजीराव सेकंड ये अंतिम पेशवा था, और पेशवा साम्राज्य को समाप्त करने में सबसे बड़ा रोल इसी का है, सबसे बड़ा रोल इसी का है, क्योंकि इसके बाद कोई भी पेशवा बनकर नहीं आया। पेशवाशिप समाप्त कर दी गई, साम्राज्य पूरा समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक।
और इसके अलावा आप जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली का नाम। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू की थी। तो सहायक संधि अपना ली थी बाजीराव सेकंड ने। क्यों ही बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि अपनाई, पूरे मराठा साम्राज्य में हाहाकार मच गया कि भैया ये तो बहुत कायर मराठा है जिसने सहायक संधि अपना ली। पूरा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के टाइम पीरियड पर होता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के टाइम पीरियड पर होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है तो उस समय जो राजपुर घाट की संधि होती है तब ये युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन तीसरा 1817 से 18 के बीच में जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, इसके बाद तो पेशवाओं का नामो निशान समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद पूना की संधि होती है 1818 ईस्वी में, और अंग्रेज ये डिसाइड करते हैं कि पेशवा का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा और बाजीराव द्वितीय अब पेशवा नहीं रहेंगे। अब ये अंग्रेजों के द्वारा इनको पेंशन दी जाएगी और ये अब इनको भेज दिया जाएगा, एक महल बना दिया गया बिठूर के पास, कानपुर के बिठूर के पास महल बना दिया गया, वहीं रहेंगे, इनको पेंशन दी जाएगी, वहीं अपना जीवन व्यापन करेंगे और ऐसे आराम से जी रहे थे। 1853 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। 1853 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका बेटा बाजीराव द्वितीय का बेटा, जिसे नाना साहब कहते हैं, नाम तो धोंदू पंत था, धोंदू पंत नाम था। ये कहते हैं कि भैया मेरे पिताजी के बाद मुझे भी दिया जाए पेंशन, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। इसी कारण से धोंदू पंत ये बगावत कर देते हैं, 1857 की क्रांति में ये भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेशवा साम्राज्य, पूरा मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया। अब इसके बाद वाले वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें मैं आपको आंग्ल मराठा युद्ध, जो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे ना, वो डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।